Hello friends, welcome back to my channel Wiki Kanuni Shiksha. Today we will discuss about value of extrinsic aids in the construction of statues. जब कानून के किसी भाग की भाषा जब कानून के किसी भाग की भाषा आंतरिक सहायता उपकरणों की सहायता लेने के बावजूद भी स्पष्ट नहीं होती, जब कानून के किसी भाग की भाषा आंतरिक सहायक उपकरण कौन से हैं? वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक एड्स की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। उसमें एक कॉन्टेक्स्ट था लॉन्ग टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल, मार्जिनल नोट एंड हेडिंग ऑफ सेक्शंस के हम बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर इन पॉइंट्स से भी कानून की किसी भाषा में सहायता नहीं मिल पाती और वो स्पष्ट नहीं होता, तो वहाँ व्याख्या संरचना में बाहरी उपकरणों की सहायता ली जा सकती है। अगर आंतरिक उपकरणों की सहायता से भाषा स्पष्ट नहीं होती तो बाह्य उपकरणों की सहायता ली जा सकती है। तो ये बाह्य उपकरण होते कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 डिक्शनरीज, शब्दकोश। नंबर 2 टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकें। एंड नंबर 3 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और 4th लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, विधायी इतिहास, कानूनी इतिहास। एंड 5 प्रीवियस डिसीजन, पूर्ववर्ती निर्णय, पहले जो निर्णय हो चुके हैं जिन केसेस में वो। एंड 6 एविडेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक एड्स, बाह्य उपकरणों का साक्ष्य है। बाह्य उपकरणों का जो भी एविडेंस होगा वो 6 पॉइंट में आता है। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सट्रिंसिक एड्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूज। जब कानून के किसी भाग की भाषा स्पष्ट नहीं होती आंतरिक उपकरणों की सहायता लेने के बाद भी, तो हम बाह्य उपकरणों की सहायता लेकर उसको स्पष्ट कर सकते हैं या उसको स्पष्ट करने के लिए बाह्य उपकरणों की सहायता ले सकते हैं। और बाह्य उपकरण कितने हैं? 6 हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट डिक्शनरीज, सेकंड टेक्स्ट बुक्स, and 3rd historical background, and 4th legislative history, and 5th previous decision, and 6th evidence of extrinsic aids, बाह्य उपकरणों का साक्ष्य। तो इनको डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिक्शनरीज यानी कि शब्दकोश। किसी कानून में प्रयोग किए गए शब्दों का निर्वाचन करने के लिए किसी कानून में प्रयोग किए गए शब्दों का निर्वाचन उनके साधारण अर्थ को देखकर किया जाना चाहिए। शब्दकोश के जरिए हम इन शब्दों को जान सकते हैं। अतः किसी शब्द के साधारण अर्थ को जानने के लिए न्यायालय शब्दकोश की सहायता ले सकता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि हमेशा उन शब्दों के अर्थ उचित निकले। अगर अर्थ साधारण व उचित न निकले तो न्यायालय उन्हें अस्वीकार कर सकता है। डिक्शनरीज में क्या बताया गया है? किसी कानून में प्रयोग किए गए शब्दों का निर्वाचन उनके साधारण अर्थ को देखकर किया जाना चाहिए और शब्दकोश के जरिए हम इन शब्दों को जान सकते हैं। तक किसी शब्द के साधारण अर्थ को जानने के लिए न्यायालय द्वारा शब्दकोश का सहारा लिया जा सकता है। और ये जरूरी नहीं कि उसका शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है वह उचित निकले, उसका अर्थ साधारण व उचित निकले। अगर साधारण व उचित ना निकले तो न्यायालय उस अर्थ को अस्वीकार कर सकती है। सेकंड पॉइंट, टेक्स्ट बुक्स। किसी कानून के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए न्यायालय पाठ्य पुस्तकों का सहयोग ले सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उनकी राय न्यायालय की भी राय हो।
पाठ्य पुस्तकों में दी गई राय को न्यायालय द्वारा स्वीकार व अस्वीकार करने के दोनों प्रकार के उदाहरण उपलब्ध हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? टेक्स्ट बुक्स। किसी कानून के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए पाठ्य पुस्तकों का सहारा लिया जा सकता है और उनमें जो राय दी गई है उस राय को न्यायालय द्वारा अगर साधारण व उचित लगे तो माना जा सकता है, पर जरूरी नहीं कि सभी अर्थ जो पाठ्य पुस्तकों में जो राय दी गई है सभी राय उचित निकले। तो ये जरूरी नहीं है जो टेक्स्ट बुक्स में राय दी गई है वो न्यायालय की भी राय हो। तो पाठ्य पुस्तकों में दी गई राय को न्यायालय द्वारा स्वीकार व अस्वीकार करने के दोनों प्रकार के उदाहरण उपलब्ध हैं। तो न्यायालय उन्हें स्वीकार भी अगर उन्हें उचित लगे तो स्वीकार भी कर सकती है, अगर अनुचित लगे तो उसको अस्वीकार भी कर सकती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी कानून के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए न्यायालय को विधि और विधान के इतिहास से तथा अन्य ऐतिहासिक तथ्य जो न्यायालय के विचार में आवश्यक हो के सहयोग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं और विधि और विधान के ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं उनकी सहायता भी न्यायालय यहाँ पर ले सकता है किसी अर्थ का साधारण मीनिंग निकालने के लिए, किसी शब्द का साधारण अर्थ निकालने के लिए उसकी न्यायालय को पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी कानून के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए न्यायालय को विधि और विधान के इतिहास से तथा अन्य ऐतिहासिक तथ्य जो न्यायालय के विचार में आवश्यक हो के सहयोग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। फोर्थ पॉइंट, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। प्राचीन काल में किसी कानून का वास्तविक अर्थ जानने के लिए कभी कभी न्यायालय उस कानून के विधायी इतिहास को भी देखता था। प्राचीन काल में अगर किसी शब्द का या किसी कानून का कोई भाग है या कानून है कोई उसका साधारण अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसका साधारण अर्थ निकालने के लिए प्राचीन काल में किसी कानून का वास्तविक अर्थ निकालने के लिए वास्तविक अर्थ जानने के लिए उस कानून के विधायी इतिहास जो उस कानून का इतिहास है को भी देखता था। परंतु आधुनिक बहुमत विचारधारा यही है कि विधायी इतिहास को निर्वाचन के बाह्य सहयोग के रूप में नहीं लिया जा सकता। प्राचीन काल में इसको सहयोग में लिया जाता था, पर आधुनिक युग में यही निर्णय हुआ कि विधायी इतिहास जो है उसको विधायी इतिहास के निर्वाचन के बाह्य सहयोग के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसको बाह्य सहयोग के रूप में नहीं लिया जा सकता। प्राचीन काल में बाह्य सहयोग में लिया जा सकता था, बट आधुनिक काल में अब नहीं लिया जा सकता। यह है हमारा लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। एंड फिफ्थ पॉइंट, प्रीवियस डिसीजन। एंग्लो अमेरिकी वैध व्यवस्था का यह एक आधारभूत सिद्धांत है कि पूर्ववर्ती न्यायिक दृष्टांत पर अधिक बल दिया जाए, किंतु केवल निर्णयाधार को ही विधि का बल प्रदान किया जा सकता है। अगर किसी कानून को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड जो पूर्ववर्ती निर्णय हैं, पहले के जो डिसीजन हैं जो कोर्ट द्वारा दे दिए गए हैं, न्यायालय द्वारा दे दिए गए हैं, उनकी सहायता भी ली जा सकती है वास्तविक अर्थ को जानने के लिए या उसका साधारण अर्थ जानने के लिए। एविडेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक एड। किसी अस्पष्ट कानून की व्याख्या करने में जो उपकरण सहायक हो सकते हैं वे सार्वजनिक व सरकारी प्रलेख हैं।
या वैध लेखकों की कृतियां शब्दकोश आदि हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, किसी अस्पष्ट कानून, कोई ऐसा कानून जिसका वास्तविक अर्थ हमें पता नहीं है या उसका साधारण अर्थ हमें पता नहीं है, कि व्याख्या करने में जो उपकरण सहायक हो सकते हैं उनका साधारण अर्थ निकालने में या वास्तविक अर्थ निकालने में जो उपकरण सहायक हो सकते हैं वे सार्वजनिक सरकारी प्रलेख हैं या वैध लेखकों की कृतियां शब्दकोश आदि हैं। ये कहना चाहता है कि जिन साधनों का हम प्रयोग करेंगे व्याख्या करने में, किसी कानून की व्याख्या करने में जिन साधनों का प्रयोग करेंगे वे या तो सरकारी प्रलेख हैं या वैध लेखकों की कृतियां या शब्दकोश आदि हैं। ठीक है। न्यायालय की राय यह है कि जब कभी किसी विधि न्यायालय में यह प्रश्न उठता है कि कानून का अस्तित्व है या नहीं, या यह कि किस समय किसी कानून को प्रभावकारी रूप मिला था, तो उन न्यायाधीशों को जिन्हें कि इस बात का निर्णय करना है यह अधिकार है कि वे ऐसे किसी भी साधन का सहारा ले सकते हैं जिनसे कि न्यायिक बुद्धि को इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिल सके। न्यायालय की राय यह है कि जब कभी किसी विधि न्यायालय में यह प्रश्न उठता है कि कानून का अस्तित्व है या नहीं, या यह कि किस समय किसी कानून को प्रभावकारी रूप मिला था, तो उन न्यायालयों को जिन्हें कि इस बात का निर्णय करना है, क्या निर्णय करना है, कानून का अस्तित्व है या नहीं, या किस समय कानून को प्रभावकारी रूप मिला था, को यह अधिकार है कि वे ऐसे किसी भी साधन का सहारा ले सकते हैं इसको प्रूफ करने में, इसको स्पष्ट करने में, जिन्हें कि न्यायिक बुद्धि को इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिल सकता है। वो किसी भी ऐसे साधन का सहारा ले सकते हैं जिनसे कि न्यायिक बुद्धि को इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिल सके। तो यही दिया गया था एविडेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक एड में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विजिट टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही चैनल पर बने रहे, मैं आपके लिए और भी ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विजिट टू माय चैनल। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि और भी लोग के स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जा सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी लैंग्वेज में अस्पष्टता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, या राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, या बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, तो कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।